अंबर नाग मारिया किस्त नंबर 50 आंखें निकाल दो का दूसरा हिस्सा। मारिया और जादूगर दोनों शाही महल से भाग निकले। उन्होंने शाही अस्तबल के बाहर जाकर 2 घोड़े चुराए और उन पर सवार होकर महल से बाहर निकलना था। जादूगर अब भी शाही शहजादे के लिबास में था। पहरेदारों ने बिजोड़ी में उसे रोका तो उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे एक ज़रूरी काम से आधी रात को शहर से बाहर जाना पड़ गया है। बादशाह सलामत को भी बड़ा अफसोस था, मगर मुझे ज़रूर अपने मुल्क जाना है। पहरेदारों ने कोई एतराज़ न किया। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और मारिया जादूगर के साथ घोड़े सरपट दौड़ाते आसेबी पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। रात भर वो मैदानों में सफ़र करते रहे। सारे रास्ते मारिया यही सोचती रही कि अगर मकार जादूगर ने गार में पहुंचकर अंबर और नाग को रिहा करने से इनकार कर दिया तो वो क्या करेगी। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। मारिया ने सोचा कि अगर जादूगर मुकर गया और उसने अंबर और नाग पर अपना तजुर्बा करने का इरादा कर लिया तो उसे बड़ी चालाकी और मकारी से काम लेना होगा। मकारी उसने सारी जिंदगी नहीं सीखी थी, लेकिन अपने भाइयों की जिंदगी के लिए उसे अब ये भी करना पड़ रहा था। सवाल ये था कि वो किस किस्म की मकारी करे। यही हो सकता था कि वो जादूगर को किसी तरह से अपने एतमाद में ले ले, उस पर यह जाहिर करे कि वो अंबर और नाग की दुश्मन है और जादूगर की हिमायत में है। वो उसकी शागिर्द बन जाए और उसकी बहुत तारीफ करे। दूसरी तरफ जादूगर कालार भी सोच रहा था कि शहजादे की आंखें तो उसने अपनी होशियारी से मारिया को इस्तेमाल में लाकर हासिल कर ली हैं। अब वो जाते ही नाग को हिला करके उसका खून हासिल करेगा और अंबर का दिमाग बाहर निकालकर उसमें बकरे का दिमाग भर देगा। वो बहुत खुश था। उसने चलते चलते मारिया से कहा, शाबाश मारिया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे लिए वो काम किया जो सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं कर सकता था। मारिया ने कहा, अब तुम्हें भी चाहिए कि हम तीनों भाई बहनों को आज़ाद कर दो। जादूगर बोला, ज़रूर ज़रूर, ये काम तो मैं जाते ही करूँगा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोनों भाइयों को जाते ही छोड़ दूंगा। लेकिन मारिया को यकीन नहीं आ रहा था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि जादूगर झूठ बोल रहा है। रात भर सफ़र करते रहने के बाद सुबह हो गई। वो अब आरागोस के शाही महल से काफ़ी दूर निकल आए थे। जादूगर को मालूम था कि इस वक्त तक महल में कोहराम मच गया होगा, क्योंकि वली अहद शहजादे की आंखें छुरी से निकालकर ले जाना कोई मामूली बात नहीं थी। मगर वो शाही फ़ौजों की इज्जत से बाहर निकल चुका था। वैसे भी वो एक बदरू था, उसे शाही फ़ौज नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। अब ज़रा अंबर और नाग की खबर लेते हैं, देखते हैं वो किस हाल में है। अंबर और नाग 2 अलग अलग तहखानों में कैद थे। नाग जिस कोठली में कैद था उसके अंदर कोई भी रोशनदान या खिड़की नहीं थी। लोहे के जंगले की सुलखें इतनी करीब करीब थीं कि उसमें से वो सांप बनकर भी नहीं निकल सकता था। उसे अब तक ये मालूम नहीं था कि अंबर भी उसके करीब ही कोठली में कैद है। अंबर की कोठली भी चारों तरफ से बंद थी। उसके अंदर भी दीवार में कोई रोशनदान और कोई खिड़की नहीं थी जहाँ से वो फरार हो सकता। वो भी नाग और मारिया के बारे में परेशान था। वो अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा कि इस कैद खाने से किस तरह निजात हासिल की जाए और मारिया और नाग को कैसे तलाश किया जाए। उसकी समझ में कोई तरकीब नहीं आ रही थी। सिर्फ एक ही आखिरी तरीका उसके पास रह गया था कि वो सलाम्बो की लाश को वहाँ बुलाए और उससे मदद हासिल करे। उसने सलाम्बो की लाश को बुलाने का फैसला कर लिया। वो कोठली के फर्श पर दोजानू होकर बैठ गया। उसने दोनों आंखें बंद कर लीं और पुरस्रार मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। कोई 10 मिनट मंत्र पढ़ते रहने के बाद उसने आंखें खोली और एक हाथ हवा में उठाकर कहा, ऐ सलाम्बो देवी, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। तू जहाँ कहीं भी है मेरे पास आ और मेरी मदद कर। मुझे इस जहन्नम की कोठली से निकाल कर बाहर ले जा। उसके साथ ही एक हल्का सा धमाका हुआ और सलाम्बो की बजाय कोठली के सामने वाली दीवार के साथ एक साया सा आकर खड़ा हो गया। अंबर ने कहा, सलाम्बो, क्या तुम आ गई हो? साए में हरकत पैदा हुई और फिर आवाज़ आई, मैं सलाम्बो नहीं हूँ, मैं एक रूह हूँ जो हज़ारों साल से भटक रही हूँ। मुझे सलाम्बो नहीं तुम्हारे पास भेजा है। अंबर ने पूछा, सलाम्बो कहाँ है भाई? साए ने कहा, सलाम्बो इस वक्त इस दुनिया में नहीं। वो यहाँ से करोड़ों सालों के फासले पर एक ऐसे सितारे पर बैठी है जहाँ से वो अगर कोशिश भी करे तो 100 बरस से पहले पहले इस दुनिया में नहीं पहुँच सकती। अंबर ने कहा, मगर क्यों? आखिर उसे इतनी दूर सितारे में जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? साया बोला, ये खुदा के फेर हैं, इन्हें कोई नहीं जान सकता। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि हमारी तरह से तुम भी खामोश हो जाओ, कुछ ना पूछो, कोई सवाल ना करो। अंबर ने कहा, मगर मैं इस वक्त एक भारी मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे सलाम्बो की मदद की ज़रूरत थी। साया बोला, काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता, मगर मैं ख्वाहिश के बावजूद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। अंबर बोला, मगर रूहें तो बड़े बड़े काम कर सकती हैं। साया ने कहा, ज़रूर करती होंगी, लेकिन मैं उन रूहों में से नहीं हूँ, मैं खुद अजाब में हूँ, मैं क्या किसी के काम आऊँगा? इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि यहाँ से फ़ौरन निकल जाओ। यही तो मसला है कि मैं यहाँ से फ़रार कैसे हूँ। साए ने कहा, अगर तुम ये दीवार तोड़ सकते हो तो तोड़ कर निकल जाओ, इस बारे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अंबर ने कहा, अगर तुम मेरे किसी काम नहीं आ सकते तो फिर तुम्हारे आने
और मेरे पास ठहरने की क्या वजह है, क्या ज़रूरत है? तुम जाओ और जाकर आसमानों में सैर करो, मैं अपना बुरा भला खुद देख लूँगा। बहुत बेहतर, मैं जा रहा हूँ। रूह वापस जाने लगी थी कि अंबर ने पूछा, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? रूह ने पूछा, वो क्या? अंबर ने कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गार में मेरा भाई नाग मौजूद है? दूसरा ये मालूम करो कि मारिया कहाँ है। साय ने कहा, पहली बात तो यह है कि तुम्हारे भाई की मौजूदगी के बारे में मुझे इल्म है कि वो तुम्हारे करीब ही एक कोठरी में कैद है। और मारिया मारिया को मैंने यहाँ अभी तक नहीं देखा। अंबर ने कहा, क्या तुम नाग को जाकर कह सकते हो कि मैं भी गार में उसके पास हूँ? क्यों नहीं, मैं अभी जाकर नाग को इतला देता हूँ। साया दीवार पर से गायब हो गया। एक करीबी कोठरी में नाग बैठा फरार होने के बारे में गौर कर रहा था कि अचानक सामने दीवार पर एक साया नमदार हुआ। नाग ने साय को गौर से देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? साय ने कहा, क्या तुम्हारा नाम नाग है? हाँ, मगर तुम कौन हो? साया बोला, मैं अंबर का प्याम लेकर आया हूँ। अंबर भाई कहाँ है? नाग ने बेताबी से पूछा। साय ने कहा, मैं तुम्हें यह कहने आया हूँ कि अंबर तुमसे 4 कोठरियाँ छोड़कर कैद है और तुमसे गाफिल नहीं है। नाग ने कहा, खुदा का शुक्र है कि मुझे ये तो मालूम हो गया कि अंबर मेरे साथ ही इसी आसेबी महल में कैद है, मगर ये बताओ कि यहाँ से निकलने का रास्ता कौन सा है? साय ने नाग के इस सवाल का कोई जवाब न दिया और गायब हो गया। वो उसे देखता ही रह गया। अब साया अंबर की कोठरी में आ गया। उसने कहा, ए अंबर, मैंने नाग को तुम्हारे बारे में बता दिया है कि तुम भी इसी जगह कैद हो। अंबर ने कहा, अब तुम ये बताओ कि तुम मारिया की कोई खबर ला सकते हो? हम जब से गायब हुए तो वो दरिया किनारे जहाज़ में सो रही थी। साय ने कहा, मैं अभी जहाज़ पर मालूम करके आता हूँ। साया गायब हो गया। साया एक पल के अंदर अंदर मैदानों, पहाड़ों, सहराओं और वादियों में से होता हुआ दरिया किनारे बागबानी जहाज़ में पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने सारे जहाज़ का कोना कोना देख लिया। मारिया वहाँ कहीं भी नहीं थी। वो जहाज़ से वापस आसेबी पहाड़ की तरफ चल पड़ा। अचानक एक जगह रास्ते में उसने देखा कि एक ऐसी लड़की जो गायब है, एक जादूगर की बदरू के साथ घोड़े पर सवार चली आ रही है। चूंकि साया खुद एक रूह थी और वो किसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने मारिया को गायब हालत में भी देख लिया। वो नीचे आ गया। उसने मारिया के करीब जाकर उसके कान में कहा, क्या तुम्हारा नाम मारिया है? मारिया चौंक पड़ी। तुम कौन हो और किसकी रूह हो? साया बोला, मैं अपनी ही रूह हूँ। सुनो, मैं तुम्हें एक खबर देने आया हूँ। अंबर और नाग आसेबी पहाड़ की कोठरी में बंद हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारा पता करने जहाज़ पर भेजा था। मैं जहाज़ पर से वापस आ रहा था कि रास्ते में तुम मिल गई। मारिया ने कहा, क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकते? साया बोला, काश मैं ऐसा कर सकता, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम लोगों का पैगाम एक जगह से दूसरे तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन तुम्हें इस मकार जादूगर की कैद से नहीं छुड़ा सकता। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं। इसके लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर तुम वापस जाओ और अंबर से जाकर कह दो कि मुझे भी जादूगर ने कैद कर रखा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें आज़ाद करवा लूं। और सुनो, अंबर और नाग से ये भी कहना कि जादूगर अंबर की खोपड़ी में से उसका दिमाग निकालना चाहता है और नाग का खून चूसना चाहता है। साया बोला, बहुत अच्छा, मैं जाकर अभी उसे इतला दे देता हूँ। यह कहकर साया वहां से गायब हो गया। जादूगर कालार मारिया को लेकर अपने गार की तरफ जा रहा था। उसने मारिया और साये की सरगोशियां बिल्कुल नहीं सुनी थी। साया उनसे पहले आसेबी पहाड़ पर पहुंच गया। परेशान साया अंबर की कोठरी में पहुंच गया। उसने आते ही अंबर को बता दिया कि मारिया भी जादूगर कालार के कब्जे में आ चुकी है और उस वक्त वो जादूगर के साथ आसेबी पहाड़ की तरफ चली आ रही है। नहीं मालूम कि वो कहाँ गई थी और क्या लेकर वापस आ रही है। अंबर एक तरह से खुश भी हुआ कि मारिया का पता चल गया और दूसरी तरफ से उसे फिक्र भी लग गया था कि कहीं कालार जादूगर उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि मारिया को नुकसान पहुंच सकता था। वो अपना बचाव एक बार देखे जाने के बाद नहीं कर सकती थी। इसी तरह साय ने नाग को भी जाकर मारिया के बारे में खबर दी। नाग भी परेशान हो गया। उसने साय से कहा, अगर तुम यही काम कर सकते हो तो फिर अंबर को जाकर कहो कि अपनी कोठरी में ही रहे। मैं आज रात यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा। साय ने कहा, बहुत बेहतर। साया चला गया। उसने अंबर को जाकर पैगाम पहुंचा दिया। अब नाग सोचने लगा कि वो किस तरह वहां से फरार हो। जादूगर एक रूह था, उसको वो सांप बनकर डस भी नहीं सकता था। एक बदरू को हलाक करने के लिए एक ऐसी जहन्नमी आग की जरूरत थी जिसमें उस रूह को डाल दिया जाए, मगर वो जहन्नमी आग नाग कहाँ से ला सकता था? इस गार में और कोई पहरेदार भी कहीं नजर नहीं आता था। मारिया जादूगर कालाजार के साथ वापस आ गई। जादूगर ने उसे एक बार फिर उसकी तहखाने वाली कोठरी में बंद कर दिया। मारिया ने जादूगर से कहा भी कि उसे अपना वादा पूरा करते हुए उसे आज़ाद कर देना चाहिए। इस पर जादूगर ने एक मकरू कहका लगाते हुए कहा, क्या तुम मुझे अहमक समझती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा।
मैंने तुम्हारे भाई नाग का खून निकालना है और तुम्हारे दूसरे भाई अंबर की खोपड़ी में से उसका सारा मगज दिमाग निकालना है। फिर उनको एक दवाई में मिलाकर मुझे वो अर्क तैयार करना है जिसको पीकर मैं हमेशा हमेशा के लिए गैर फानी बन जाऊंगा। और जादूगर की बदरू कह के लगाती वहां से चली गई। मारिया सर पकड़कर बैठ गई। उसने इससे पहले कभी ऐसी मुसीबत और परेशानी नहीं देखी थी। वो अपने आप को पूरी तरह बेबस समझ रही थी। वो तीनों भाई बहन इतनी पुरस्कार ताकतों के मालिक होते हुए भी मजबूर और बेबस होकर रह गए थे। उधर जादूगर ने अपने खास गार में जाकर वो गैर कानूनी अर्क तैयार करने के सिलसिले में तैयारियां शुरू कर दी। उसने थैले में वली अहद शहजादे की आंखें निकालकर मर्तबान में डाल दी और उल्लू की खोपड़ी को एक खुरल में डालकर पीसने लगा। नाग अपनी कोठली में खामोश बैठा था कि उसे सामने से एक गुलाम हबशी खाने का कटोरा लिए अपनी तरफ आता दिखाई दिया। जरूर ये गुलाम नाग के लिए खाना वगैरह लेकर आ रहा था। नाग चुपके से लेट गया जैसे सो रहा हो। गुलाम ने बाहर से दरवाजे को जरा सा खोला और अंदर आकर फिर से दरवाजे को बंद कर दिया। वो नाग के पास आकर उसे जगाने लगा। नाग उसी घड़ी का इंतजार कर रहा था। उसने जोर से फुनकार मारी और सांप की जौन बदली। सांप की शक्ल में आते ही उसने हबशी गुलाम के गले में अपना कुंडल का फंदा डालकर कस लिया। गुलाम एक आवाज भी ना निकाल सका और उसका सांस एकदम से घुट गया। उसने दोनों हाथों से बहुत सांप को हटाने की कोशिश की मगर वो कामयाब ना हो सका। सांप ने बल और कसने शुरू कर दिए। उसका नतीजा ये निकला कि गुलाम बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। सांप ने अपने कुंडली गुलाम की गर्दन से उतारी और चुपके से खुले दरवाजे में से बाहर निकल आया। अब उसने रेंग रेंग कर गार में चलना शुरू किया। वो सीधा अंबर की कोठली में जाना चाहता था। 2-3 कोठलियां छोड़कर उसने एक कोठली देखी जिसकी सुलाखें बहुत छोटी छोटी थी। नाग ने सोचा कि अंबर जरूर इसी कोठली के अंदर होगा। वो सुलाखों में से निकलकर अंदर चला गया। सचमुच अंबर उसके सामने एक पत्थर पर दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था। अंबर ने नाग को सांप के रूप में देखा तो बहुत खुश हुआ। सांप ने फौरन फुनकार मारकर दोबारा इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। दोनों भाई एक दूसरे से गले लगकर मिले। अंबर ने कहा, तुम्हें साय ने मेरा पैगाम दे दिया था। हाँ दे दिया था, मगर ये साया कौन है? असल में मैंने सलाम्बू की लाश को अपनी मदद के लिए बुलाया था। वो तो ना आई और ये साया आ गया। वो क्यों नहीं आई? सलाम्बू बेचारी खुद परेशानी में फंसी है। वो इस दुनिया में रहने के अजाब से छुटकारा हासिल करने के लिए यहाँ से करोड़ों साल के फासले पर एक सितारे पर खुदा की इबादत करके अपने गुनाह बख्शवा रही है। फिर अब क्या होगा? साय ने मारिया के बारे में बता दिया था कि वो भी जादूगर के साथ उसी गार की तरफ आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जादूगर ने मारिया को भी कैद कर लिया है। मैं अभी जाकर पता करता हूँ कि मारिया कहाँ है। वो ज़रूर इसी गार में किसी जगह कैद है। चलो खुदा का शुक्र है कि हम तीनों एक जगह इकट्ठे तो हो गए। अब खुदा ने चाहा तो यहाँ से निकल भी जाएंगे। अंबर ने कहा, साय ने मुझे ये भी बता दिया कि ये जादूगर कलार का आसेबी पहाड़ है। वो एक बदरू है। वो एक अर्क तैयार कर रहा है जिसको पीकर वो इंसान की शक्ल में हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगा और उसके लिए उसे तुम्हारे खून और मेरे दिमाग की ज़रूरत है। नाग हंसा, ये एक पागल जादूगर है। मैं आज़ाद हो गया हूँ। अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। तुम भी होश में आ गए हो। तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि तुम किसी सूरत में भी बेहोश मत होना, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी बेहोशी की हालत में ही तुम्हारी खोपड़ी खोलकर दिमाग निकाल सकता है। अंबर बोला, तुम ठीक कह रहे हो। अगर मैं बेहोश नहीं हूँ तो उस जादूगर के बाप की भी इतनी जरूरत नहीं कि मेरे सर को जख्म तक लगा सके। लेकिन बेहोशी की हालत में मुझ में और एक पत्थर में कोई फ़र्क नहीं होता कि जिसको तोड़ा जा सकता है। मैं तो मर नहीं सकता, ना ये जादूगर मुझे मार सकता है, मगर बेहोशी की हालत में ये मेरे जिस्म के टुकड़े ज़रूर कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम कभी बेहोश ना होना, ख्वाह जादूगर एड़ी चोटी का जोर लगाए। अंबर ने कहा, फिक्र ना करो, मैं कभी बेहोश नहीं होऊंगा। अगर कहीं इस वक्त सलाम्बू आ जाती तो हम इस सारे गार को तहबाला कर सकते थे, मगर खैर खुदा मालिक है, हम हक पर हैं। इस जादूगर को ज़रूर ख़त्म करके रहेंगे। नाग ने कहा, ये एक बदरू है। ये सिर्फ जहन्नम की आग में गिरने से ही जलकर राख हो सकती है। इसलिए इस बदरू के लिए जहन्नम की आग का जलाना बहुत ज़रूरी है। अंबर बोला, अगर हम इस सारे गार को किसी तरह से आग लगा दें तो यकीन करो ये जहन्नम की आग ही होगी। नाग ने कहा, मैं सांप हूँ और हमेशा से ज़मीन के अंदर रहने वाला कीड़ा हूँ। मुझे ज़मीन के अंदर से बड़ी वाकफियत है। मैं कई रोज़ से इस गार में एक ऐसी बू सूंघ रहा हूँ जो एक ऐसे पहाड़ से उठा करती है जिसके अंदर लावा फटने वाला हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पहाड़ एक आतिश फिशां पहाड़ है और इसके अंदर खोलता हुआ लावा किसी वक्त भी फूट कर बाहर आ सकता है। अंबर ने कहा, अगर तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है तो इससे बढ़कर खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। दुनिया में सिर्फ लावे की खोलती और पिघलती हुई आग ही एक ऐसी शय है जिसमें जलकर इस जादूगर की बदरू भस्म हो सकती है।
नाग ने कहा, मेरा ख्याल है मुझे मारिया से जाकर मिलना चाहिए ताकि हम कोई तरकीब सोचकर जितनी जल्दी हो सके इस आतिशफिशा पहाड़ के जहन्नमी पेट से बाहर निकल सकें। हाँ हाँ तुम जाओ, मैं इस कोठरी में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। लेकिन इस हबशी गुलाम का क्या होगा? इसे तो होश आ जाएगा तो शोर मचाएगा। नाग ने कहा, बेशक शोर मचा दे, इसके शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। मैं आज़ाद हो चुका हूँ और जादूगर दोबारा मुझे कैद नहीं कर सकता। अंबर ने कहा, बहुत अच्छा, अब तुम जाओ और मारिया को जाकर इतला करो कि हम यहाँ से निकल भागने की तैयारियां कर रहे हैं। बहुत अच्छा। ये कहकर नाग दोबारा सांप की शक्ल में आकर वहां से निकल गया। वो गार के अंदर चक्कर लगाने लगा। उसे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था जो इस कोठरी की तरफ जाता हो जहां मारिया कैद थी। वो दीवार के ऊपर से होकर रेंगता तो कभी छत पर रेंगने लगता। दूसरी तरफ जादूगर के दिल में ख्याल आया कि सबसे पहले चलकर नाग को देखना चाहिए कि खून उसके अंदर कितना है, क्योंकि जादूगर ने सबसे पहले नाग ही का खून निकालना था। जादूगर का लार अपने जादू के जोर से निकलकर सीधा नाग की कोठरी में आ गया। यहाँ आकर उसकी आंखें दहशत से खुल गईं। उसने देखा कि फर्श पर हबशी गुलाम मुर्दा पड़ा है। उसके गले पर ऐसा निशान है जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। जादूगर ने गुलाम को जोर से एक ठोकर मारी और बाहर निकल गया। उसने सारे गार में शोर मचा दिया। उसके सारे के सारे गुलाम और कनीजें अपनी अपनी कोठरियों से बाहर निकल आईं। उन्होंने मिलकर नाग को तलाश करना शुरू कर दिया, मगर नाग इंसान की शक्ल में वहां होता तो उन्हें मिलता। वो तो सांप की शक्ल में गार की छत के साथ साथ रेंग रहा था। नाग का गुम हो जाना जादूगर के लिए बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि अब उसे ऐसा आदमी कहीं किस्मत से ही मिल सकता था जो आदमी ना हो बल्कि एक सांप हो और इंसान की शक्ल में चल फिर रहा हो। लेकिन जादूगर ने सोचा कि आखिर इस गार से निकलकर नाग कहाँ जाएगा। उसे ये ख्याल भी नहीं आया कि नाग करना चाहे तो वही पलट कर इंसान से सांप भी बन सकता है। जादूगर ने मारिया और अंबर की कोठरियों के बाहर पहरा सख्त कर दिया। सांप फिर भी किसी को नहीं मिला। अब वो मारिया की कोठरी के करीब करीब आ गया था। मारिया को इतना मालूम हो गया था कि नाग अगर है तो वो ज़रूर इस कोठरी में आएगा। नाग का कैद से फरार हो जाना एक अच्छा शगुन था। मारिया नाग का इंतज़ार कर रही थी। मुसीबत ये थी कि कोठरी के बाहर हबशी गुलाम पहरा दे रहे थे। ये गुलाम बार बार कोठरी को देखते और फिर जब उसे अंदर कुछ भी नजर न आता तो बड़े हैरान होते। एक गुलाम ने दूसरे से कहा, क्यों यार, हम किस लिए पहरा दे रहे हैं? अंदर तो कोई भी नहीं है, कोठरी खाली पड़ी है। दूसरे गुलाम ने कहा, खामोश रहो। जादूगर आका ने कहा है, अंदर एक ऐसी औरत कैद है जो किसी को दिखाई नहीं देती। पहले गुलाम ने पूछा, यार अगर वो बाहर निकल गई तो हमें कैसे दिखाई देगी? दूसरे ने कहा, बंद दरवाजे से वो नहीं निकल सकती, वो गायब है। तो क्या हुआ? हाँ, अगर हमने सुलाखों वाला दरवाज़ा खोल दिया तो वो एकदम से निकल जाएगी और हम उसे देख भी ना सकेंगे। ये सुनकर पहला गुलाम और ज़्यादा होशियार होकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में नेज़ा था, मगर साफ लगता था कि वो अंदर से डर रहा है कि जाने कोठरी में कौन जिन भूत बंद हैं। उधर सांप उस कोठरी के पास आ गया। वो छत पर खामोशी से रेंगता हुआ कोठरी के सामने आ गया। उसने देखा कोठरी खाली है, मगर बाहर पहरा लगा है और दो हबशी गुलाम नेज़ा हाथों में लिए पहरा दे रहे हैं। सांप समझ गया कि मारिया इसी कोठरी में बंद है। वो रेंगता रेंगता दोनों हबशी गुलामों के सरों के ऊपर आ गया। अब उसने सोचा कि इन हबशियों को किस तरह से हमला करके एकदम से दोनों काबू में आ जाएं, क्योंकि ये भी खतरा था कि अगर सांप एक गुलाम पर हमला करे तो दूसरा नेज़ा मारकर सांप को हलाक कर सकता है। सांप चुपके से छत के साथ कोने में लगा रहा। एकदम से सांप के दिमाग में एक बात आई, वो तो सांप के अलावा शेर और हाथी के रूप में भी आ सकता है, तो फिर क्यों ना शेर बनकर उन दोनों गुलामों पर हमला कर दे। अगर वो शेर बन गया तो उसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि वो एक वक्त में दोनों गुलामों को हलाक कर दे या उन्हें इतना खौफजदा कर दे कि वो डर कर वहाँ से भाग जाए। सांप खामोशी से दीवार पर से नीचे उतर गया। वहाँ हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। फर्श पर आते ही सांप ने अपना फन ऊपर उठाया और ज़ोर से फनकार मारी और शेर का ख्याल दिल में लिया। फनकार की आवाज़ सुनकर दोनों गुलाम चौंके। शेर ने धाड़ मारी और एक गुलाम पर हमला कर दिया। वो गिर पड़ा। शेर दूसरे की तरफ आया। दोनों गुलाम चीखते चिल्लाते सर पर पांव रखकर भाग लिए। अब मैदान साफ था। शेर ने जोर से पंजा मारकर कोठरी का ताला तोड़ दिया। शेर दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया और फिर से इंसान के रूप में आकर मारिया से बोला, मारिया तुम कहाँ हो? मारिया ने कहा, नाग भाई मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ। नाग बोला, जल्दी से यहाँ से बाहर निकल चलो, मैं एक बार फिर सांप की जौन में आ रहा हूँ, तुम मेरे साथ साथ रहना, अब तुम्हें जादूगर तलाश कर नहीं सकेगा। मारिया को लेकर सांप बाहर आ गया। नाग एक बार फिर सांप की शक्ल में सामने आ गया था। मारिया को लेकर वहां से भागा और अंबर की कोठरी के बाहर आ गया। यहाँ भी दो गुलाम पहरा दे रहे थे। शेर की धाड़ सुनकर उनके भी होश उड़ गए थे। वो भी अभी संभल ही पा रहे थे कि सांप ने एक को डस दिया। वो गिरा तो दूसरे गुलाम का नेज़ा छीनकर मारिया ने उसके सीने में घोंप दिया। वो गिरकर तड़पने लगा।
मारिया ने वही नेजा ताले में फंसाकर जोर लगाया तो ताला टूट गया। सांप और मारिया अंबर की कोठरी में आ गए। अंबर भाई जल्दी से बाहर निकल आओ। अंबर ने कहा, फिक्र न करो मारिया बहन, अब मैं आज़ाद हूँ। अब जादूगर की बदरू का बाप भी अगर आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तीनों बहन भाई वहां से निकलकर एक तरफ को भागे। शक्ल ये थी कि उन्हें ये नहीं मालूम था कि बाहर को रास्ता कौन सा जाता है। वो यूं ही गार में इधर उधर भाग रहे थे कि सामने से जादूगर का लार अपने बहुत से गुलामों के साथ उनके सामने आ गया। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की, नहीं तो तुम दोनों को इसी जगह जलाकर भस्म कर दूंगा। जादूगर ने मारिया और अंबर को तो देख लिया, मगर सांप को नहीं देखा था। सांप जल्दी से दीवार पर से होकर ऊपर छत पर चढ़ गया, क्योंकि वो जादूगर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसने यही बेहतर समझा कि चुपके से छत के साथ लग जाए। अंबर ने हंसकर जादूगर से कहा, ऐ बदबख्त जादूगर, मेरी बात को गौर से सुन। जब तक मैं बेहोश और कैद था तो तू मुझे नुकसान पहुंचा सकता था, मगर अब ना तो मैं बेहोश हूँ और ना मैं कैद में हूँ। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तू मारिया को भी कुछ नहीं कह सकता। जादूगर ने ज़मीन पर पाँव मारकर कहा, मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन के अंदर दफन कर दूंगा, जहाँ तुम ना मरोगे और ना बाहर आ सकोगे। ये कहकर उसने अपना नेज़ा उठाकर ज़ोर से ज़मीन पर मारा। जिस जगह उसने नेज़ा मारा वहाँ एक गहरा खड्ड बन गया था। फिर जादूगर ने नेज़े का इशारा अंबर की तरफ किया। नेज़े में से शुआएं निकल निकल कर अंबर पर पड़ने लगी। उन शुआओं में ये तासीर थी कि इंसान को खींचकर गड्ढे में गिरा दें, मगर अंबर अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुराता रहा। उन शुआओं ने अंबर पर भी कोई असर न किया। वो अपनी जगह पर खड़ा हंसता रहा। अब अंबर ने कहा, होशियार हो जा जादूगर का लार, अब मैं तुम पर वार करने वाला हूँ। तुम में अगर ताकत है तो मेरे वार का मुकाबला करो। ये कहकर अंबर ने ज़मीन पर से पत्थर उठाकर जादूगर की तरफ फेंका। जादूगर जल्दी से नीचे हो गया। पत्थर दो गुलामों से टकराया। उनसे टकराते ही पत्थर में आग लग गई और देखते ही देखते दोनों गुलाम शोलों की लपेट में आकर बुरी तरह जलने लगे। उन्होंने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। बाकी गुलामों ने उन पर पानी फेंका। पानी फेंकने से आग और भड़क उठी। जादूगर ने गुलामों की तरफ कोई तवज्जो न दी। उसने जेब में से एक मुट्ठी भर माश की दाल निकाली और अंबर पर फेंक दी। माश की दाल के दाने गोलियों की तरह आए और अंबर के सीने से पार होकर निकल गए। अंबर की जगह कोई और होता तो वो सीने में सुराख हो जाने से उसी वक्त मर जाता, मगर अंबर को कुछ भी ना हुआ। वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। अब अंबर ने भी थैले में से एक सेब बाहर निकाला और उस पर कुछ पढ़कर गुलामों पर फेंक दिया। सेब एक धमाके से फट गया और सब गुलाम जलने लगे। गार में एक कोहराम मच गया। गुलाम चीखे मार मार कर जलते बुझते एक तरफ को भागे। अब गार में आमने सामने सिर्फ अंबर और जादूगर रह गए थे। अंबर की एक तरफ मारिया खड़ी थी। जादूगर ने जब अपने लश्कर का ये हशर देखा तो घबरा गया। वो चूंकि एक बदरू था, इसलिए उसने तमाम ज़मीन पर मौजूद बदरुओं से मदद चाही। उसने दोनों हाथ फैलाकर बुलंद आवाज़ में कहा, ऐ ज़मीन की बदरू, मेरी मदद को आओ, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। उसी वक्त गार में इतनी ज़ोर से चीखें बुलंद हुईं कि मारिया डर कर अंबर के साथ लग गई। उन्होंने देखा कि गार में चारों तरफ से बदरूहों ने हमला कर दिया है। उनमें हर बदरू के सर पर सींग थे और मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। यूं लगता था जैसे ये सारी की सारी बदरूहें दोज़ख के भड़कते शोलों से निकलकर आ रही हैं। नाग भी छत के साथ लगा तो एक बार घबरा गया, मगर अंबर बिल्कुल नहीं घबराया। वो गार में बदरूहों के बीच में खड़ा मुस्कुरा रहा था। जादूगर ने बदरूहों से कहा, ये शख्स जो गार में खड़ा है हमारा दुश्मन है। ये हमें ज़मीन से मिटाना चाहता है, इसे ख़त्म कर दो। बदरूहों ने चीखें मारी और अंबर पर हमले करने शुरू कर दिए। उन्होंने हाथों को ऊपर किया और अंबर पर तीर तलवार और नेज़े बर्छियाँ और कुल्हाड़ियाँ अंबर को आकर लगते रहे और अपने आप जिस्म से टकरा कर नीचे गिरते रहे। अंबर ने मारिया से कह दिया कि वो उसके पीछे होकर खड़ी हो जाए, क्योंकि उसको तीर लग सकता था। मारिया बेचारी सचमुच घबराई थी। वो अंबर के पीछे लगकर खड़ी थी और खौफ के मारे कांप रही थी, इसलिए कि उसने ऐसी खौफनाक लड़ाई पहले कभी नहीं देखी थी। अंबर ने अब बदरूहों पर जवाबी हमला किया। उसने ज़मीन पर से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उसे सर के ऊपर से लाकर रूहों की तरफ उछाल दिया। मिट्टी एक बादल बनकर रूहों के सर पर छा गई। फिर उस बादल में से स्याह रंग का धुआं निकला, जिसने रूहों के इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी कर दी। रूहों ने उस दीवार के अंदर बंद होने पर चीखना शुरू कर दिया। ऐसा मालूम हो रहा था कि उनका दम घुट गया है। वो जादूगर को बुरा भला कहने लगी कि उसने उनको बुलाकर मरवा दिया। जादूगर ने अपने गले में से पटका निकालकर अंबर की तरफ फेंका। पटके ने दीवार के साथ टकराकर दीवार को तोड़ फोड़ कर रख दिया। फिर वो एकदम शेर बनकर गरजा, लेकिन अंबर अपनी जगह पर डटा रहा। शेर ने उसे आकर एक पंजा मारा। अंबर ने शेर को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उछाला। शेर नीचे गिरा तो अंबर ने उसके सीने पर एक टांग रखकर दूसरे हाथ से उसे चीर फाड़ कर रख दिया।
शेर की गजबनाक धाड़ गूंजी और वो ठंडा हो गया। अंबर ने शेर को उठाकर जादूगर की तरफ फेंका। शेर की खाल हवा में ही अलग हो गई और वह पत्थर की चट्टान बनकर जादूगर से टकराई। जादूगर परे हटकर खड़ा हो गया। नाग ने सांप की शक्ल में छत के साथ लगे लगे महसूस किया कि जमीन के अंदर हल्की हल्की लर्जिश पैदा हो रही है। उसने वहीं से सीटी बचाकर अंबर को इशारा किया कि गार में खतरा बढ़ गया है। अंबर ने मारिया से कहा, मारिया मेरे साथ साथ चलना, मैं बाहर निकल रहा हूँ, नाग भी बाहर आ रहा है। अब अंबर ने जादूगर और बदरुओं के साथ मुकाबला करते करते गार की एक दीवार की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। यह दीवार एक तरफ घूम गई थी। अंबर जब मोड़ने लगा तो बदरुओं और जादूगर ने चीख मारकर उसका पीछा किया। अंबर ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंका। पत्थर रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो गया। बदरूहें और जादूगर उस पत्थर से टकराते रहे मगर वो उस दीवार को ना गिरा सके। अंबर ने मारिया और सांप से कहा, यहाँ से भाग चलो। नाग ने कहा, इस गार में कोई बहुत बड़ा जलजला आने वाला है, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल चलो। नाग, अंबर और मारिया गार में से बाहर को भागे। उन्हें एक जगह हल्की हल्की रोशनी नजर आई। वो उस रोशनी की तरफ लपके। ये एक सुराख था जो पहाड़ के दामन में वादी की जानिब निकलता था। वादी में आकर उन्होंने नहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। नहर पर आकर उन्होंने पानी में छलांगे लगा दी। नहर के पार जाकर वो चट्टानों के पीछे छुपकर बैठ गए और गार वाले आसेबी पहाड़ को देखने लगे। पहाड़ की तरफ से घूं घूं की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन्होंने देखा कि पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। फिर एक खौफनाक धमाका हुआ कि उनके नीचे से ज़मीन हिल गई। अब जो उन्होंने देखा तो सामने आसेबी पहाड़ फट गया था और लावा पिघल कर गार में जा रहा था। सारी गाल खोलते हुए गरम गरम लावे से भर गई। उन्होंने बदरूहों की आखिरी चीखें सुनी। उसके बाद वहाँ गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ किसी वक्त खोलते हुए लावे की बड़बड़ सुनाई देने वाली आवाज़ आ रही थी। जादूगर समेत तमाम बदरूहें फना हो चुकी थी। सारी तबाही एक पल के अंदर अंदर हो चुकी थी। नहर से निकलकर अंबर, नाग और मारिया ने सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल दिया। अब वो वहाँ से निकल जाना चाहते थे। अंबर ने मारिया से कहा, मारिया बहन, हम तो जहाज़ में सोते ही गायब करके यहाँ पहुँचा दिए गए। तुम वहाँ जहाज़ पर थी, तुम हमारी तलाश में वहाँ से निकल आई। ये बताओ कि पीछे जहाज़ वाला ख़जाना कहाँ है? मारिया ने कहा, ख़जाने को जहाज़ में छोड़कर नहीं आ सकती थी। मैंने उस दरिया के किनारे एक बहुत बड़े गुंजान दरख्त के नीचे दफन करके एक खुफिया निशानी रखती थी। नाग कहने लगा, तुम्हें किसी ने वहाँ ख़जाना दबाते तो नहीं देखा? मारिया बोली, वहाँ उस वक्त ना आदम था ना आदमजाद, चारों तरफ वीरानी ही वीरानी थी, कोई आदमी दूर दूर तक नहीं था। फिर तो ठीक है, अंबर ने कहा, फिर भी हमें जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुंचकर अपने ख़जाने और जहाज़ पर कब्ज़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी ख़तरा है कि हमारे जहाज़ पर कोई डाकू ही ना आ जाएं और उसे ख़जाने को उड़ा कर न ले जाएं। नाग ने कहा, जहाज़ जहाँ खड़ा है वो दरिया यहाँ से 3 दिन और 3 रातों के सफ़र पर है। हम पैदल तो वहाँ नहीं जा सकते। सबसे करीबी शहर अरागोस में जाकर हम घोड़े हासिल कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं। मारिया ने कहा, अरागोस में हम समारा के घर जाकर उसके खामिद इब्ने खलील से घोड़े ले सकते हैं। वो अमीर ताजर है और उसकी ड्योढ़ी में घोड़े बंधे रहते हैं। अंबर बोला, लेकिन सवाल ये है कि समारा के घर तक कैसे पहुँचे? मेरा ख्याल है कि वो भी यहाँ से और कुछ नहीं तो 1 रात और 1 दिन के फासले पर है। मारिया ने कहा, जी हाँ, मैं 1 रात और 1 दिन के सफ़र के बाद ही यहाँ पहुँची थी। अंबर ने कहा, फिर अब हम किस तरह से समारा के घर पर पहुँच सकेंगे? नाग बोला, मेरा ख्याल है हमें यहाँ किसी गांव में चलकर घोड़ों का बंदोबस्त करना चाहिए। क्यों अंबर, क्या ख्याल है? अंबर ने कहा, यह तो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि यहाँ करीब कोई गांव हो। मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आता। मारिया बोली, भाइयों, कुछ भी हो, हमें कम से कम इस वक्त तो यहाँ से निकल चलना चाहिए। कोई खबर नहीं कि कोई और मुसीबत हमें ना घेर ले। हाँ, ये तो ठीक ख्याल है। तीनों भाई बहन आसेबी पहाड़ को तबाही और बर्बादी की हालत में छोड़कर एक तरफ रवाना हो गए। उसी वक्त शाम वादी में छाना शुरू हो गई। सफ़र 1 रात और 1 पूरे दिन का था और वो पैदल थे। रास्ता दुश्वार था। ज़मीन पर जगह जगह पत्थर बिखरे हुए थे। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद मारिया बेचारी के पांव दर्द करने लगे। एक मुद्दत से उसे पैदल चलने की मश्क नहीं रही थी। उसने कहा, भाई अंबर, मैं तो थक गई हूँ, मेरे तो पांव दर्द करने लगे हैं। अंबर बोला, मारिया बहन, किसी तरह से ये तकलीफ़ करके थोड़ी दूर तक और चली चलो। हो सकता है इसी पहाड़ी के दूसरी तरफ कोई गाँव मिल जाए और हमें वहाँ रात बसर करने की सहूलत मैसर आ जाए। नाग ने कहा, लेकिन भाई, हम रात बसर करके क्या कर लेंगे? हमें रात नहीं बसर करनी।
बल्कि कहीं से सवारी के लिए कोई छकड़ा या घोड़ा हासिल करना है। अंबर बोला, मियाँ जी, यहाँ जादू के जोर से तो मैं आप लोगों के लिए घोड़े पैदा नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप कुछ दूर पैदल चलें तो हो सकता है कोई गांव मिल जाए। मारिया ने कहा, मैंने तो यहाँ कोई गांव नहीं देखा। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है हमें कोई ना कहीं गांव ज़रूर मिल जाएगा। हाँ, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और वो आगे चल पड़े। शाम गरूब हो गई। रात का अंधेरा चारों तरफ वादी में फैल गया। स्याह पहाड़ भूतों की तरह दिखाई देने लगे। उन्होंने एक जगह बैठकर खाना खाया। खाने से फारिग होकर वो फिर कच्चे रास्ते पर सफ़र करने लगे। रास्ता दुश्वार किस्म का था। वहाँ दरख्त बहुत कम थे। बड़े बड़े पत्थर जगह जगह रास्ते में पड़े थे और अंधेरे में चलने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। मारिया ने कहा, मेरा ख्याल है कि इस जगह आराम कर लिया जाए। रात गुजर जाए तो सुबह दिन की रोशनी में यहाँ से चलेंगे। अंधेरे में रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अंबर ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे हमारे पास अगर घोड़े होते तो हमें रास्ता करने और चलने में दुश्वारी होती, इसलिए मेरी तो राय है कि हमें चलते रहना चाहिए। नाग बोला, अगर मारिया आगे नहीं चल सकती तो हमें इसके आराम की खातिर इसी जगह रुक जाना चाहिए। उन्हें करीब ही किसी चश्मे के बहने की आवाज़ सुनाई दी। अंबर ने कहा, हाँ, आवाज़ तो सुनाई दे रही है। मेरा ख्याल है अगर चश्मा करीब ही बह रहा है तो फिर यहाँ कोई ना कोई गांव ज़रूर होगा। चलकर देखते हैं। वो तीनों उस तरफ चल पड़े जिस तरफ से पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ पहाड़ी के परली जानिब से आ रही थी। रात के अंधेरे में वो आगे बढ़ते, फूंक फूंक कर कदम रखते पहाड़ी की दूसरी जानिब आ गए। यहाँ उन्होंने एक कच्चा मकान देखा जिसकी खिड़की में से दिए की हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। उसी मकान के पास ही पत्थरों में चश्मा बह रहा था जिसका पानी बड़े ज़ोर से पत्थरों से टकराकर नीचे वादी की तरफ भाग रहा था। अंबर ने कहा, यह मकान किसका हो सकता है? मेरा ख्याल है सिवाय किसान के और किसका मकान हो सकता है। मारिया ने कहा, इसके अंदर रोशनी भी हो रही है। अंबर ने कहा, हमें इस मकान के मालिक से इजाज़त लेकर रात यहीं बसर करनी चाहिए। बड़ा अच्छा ख्याल है। वो चश्मे के बड़े बड़े पत्थरों पर पाँव रखते मकान के बाहर आ गए। उस मकान का दरवाज़ा पत्थरों का था जिसमें एक पट लकड़ी का लगा हुआ था। खिड़की ऊपर करके बनी थी जिसमें से धीमी धीमी रोशनी बाहर आ रही थी। उन्होंने खिड़की में से अंदर झांकने की कोशिश की मगर वो ज़मीन से काफ़ी ऊंची थी। वो बिल्कुल रोशनदान मालूम हो रही थी। अंबर ने कहा, नाग, मैं चाहता हूँ कि दरवाजे पर दस्तक देने से पहले तुम ऊपर जाकर खिड़की में से झांक कर देखो कि अंदर क्या हो रहा है और यहाँ कौन रहता है। ठीक है अंबर भाई, मैं अभी मालूम करता हूँ। ये कहकर नाग ने सांप की शक्ल इख्तियार की और दीवार पर रेंगता हुआ ऊपर खिड़की पर पहुँच गया। वो खिड़की में से अंदर की जानिब आ गया और अंदर झांक कर वापस ज़मीन पर आया और दोबारा इंसानी शक्ल में आकर बोला, अंबर भाई, अंदर तो ज़मीन पर एक लड़की की लाश पड़ी है जिसके सिरहाने मोमबत्ती जल रही है। लाश? हाँ, लाश। लड़की की लाश है? मारिया ने तअज्जुब से पूछा। नाग ने कहा, हाँ मारिया बहन, एक लड़की की लाश है। अंबर ने कहा, फिर तो बड़ा ज़रूरी हो गया है कि अंदर चलकर मालूम किया जाए कि ये किसकी लाश है और किसने इस लाश को यहाँ रखा हुआ है। अंबर ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। अंबर ने कहा, दरवाज़ा अंदर से बंद है, इसका मतलब यह है कि अंदर ज़रूर कोई मौजूद है। नाग ने खामोश रहने का इशारा किया। कोई दरवाज़ा खोल रहा है। वो तीनों एक तरफ होकर खड़े हो गए। दूसरे इला में दरवाज़ा खुला और एक स्याह फाम डाकुओं जैसी शक्ल वाले हट्टे कट्टे हबशी ने दरवाज़ा खोला और बाहर झांक कर बोला, कौन है? अंबर एकदम सामने आ गया और कहने लगा, भाई साहब, हम दो भाई हैं। जंगल में सफ़र करते करते हमें रात हो गई। हमें रास्ता भी भूल गया है। क्या हमें रात बसर करने को यहाँ जगह मिल जाएगी? हबशी ने अपनी लाल लाल आंखों से घूर कर अंबर और नाग को देखा। मारिया उसे नज़र नहीं आ रही थी। उसने भारी आवाज़ में रौब से पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे? अंबर ने कहा, हम जड़ी बूटियों की तिजारत करते हैं। जड़ी बूटियों की तलाश में मारे मारे फिरते रहते हैं। हम समारा से आए हैं और अब शहर अरागोस की तरफ जा रहे हैं। हबशी ने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। अंबर और नाग बड़े हैरान हुए कि ये शख्स लाश के होते हुए हमें अंदर बुला रहा है। उसे इतना भी ख्याल नहीं कि हम लाश को देखकर क्या सोचेंगे। बहरहाल अब उनके सामने सिवाय अंदर जाने के और कोई चारा नहीं था। हबशी ने कहा, भाई तुम लोग झिझक क्यों रहे हो? अंदर क्यों नहीं आते? क्या तुम्हें रात नहीं गुजारनी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अंबर नाग के साथ अंदर कोठरी में आ गया। मारिया भी उनके साथ ही अंदर आ गई। अब अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ कोई लाश नहीं थी। ज़मीन पर दरी बिछी हुई थी जिस पर खाने की एक थाली रखी थी। थाली में भुने हुए हिरन का गोश्त पड़ा था। मालूम होता था कि हबशी खाना खा रहा था। अंबर ने नाग की तरफ देखा जैसे उससे पूछ रहा हो कि वो लाश कहाँ है जो तुमने खिड़की में से देखी थी और जिसके सिराने मोमबत्ती जल रही थी। नाग भी बड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसने खुद
अपनी आंखों से कोठरी के फर्श पर एक खूबसूरत लड़की की लाश देखी थी जिसके सिरहाने मोमबत्ती जल रही थी। उस वक्त कोठरी में खाली थी और हबशी कहीं भी नहीं था और वह हैरान था कि लाश कहाँ चली गई और ये हबशी कहाँ से अंदर आ गया। हबशी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ खाना खा सकते हो। अंबर बोला, शुक्रिया, हमारे पास थोड़ा खाना था जो हमने रास्ते में बैठकर खा लिया है। हाँ, अगर पानी मिल जाए तो हम शुक्रगुजार होंगे कि बड़ी प्यास लगी है। हबशी बोला, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं बाहर चश्मे से अभी पानी लेकर आता हूँ। हबशी मट्टी का कटोरा पकड़कर चश्मे पर पानी लेने चला गया। उसके जाने पर अंबर ने कहा, नाग, तुम तो कहते थे कि अंदर किसी लड़की की लाश रखी है जिसके सिरहाने मोमबत्ती जल रही है, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं, कहाँ है वो लाश? नाग ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने अपने आंखों से लाश देखी है। लाश एक बड़ी ही नाजुक और हसीन लड़की की थी जिसके स्याह बाल उसके जिस्म पर पड़े थे और उसके सिरहाने की जानिब मोमबत्ती जल रही थी। मारिया ने कहा, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं, ज़मीन पर सिर्फ एक दरी बिछी है और यह दरमियान में गोश्त की थाली पड़ी है। अंबर ने कहा, नाग भाई, ज़रूर तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है। नाग बोला, अंबर भाई, मेरी नज़रें धोखा नहीं खा सकती, कभी मेरी आंखों ने धोखा नहीं दिया। मैं सच कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से फर्श पर लेटी लड़की की लाश देखी है। अंबर बोला, सवाल यह है कि वो कहाँ चली गई। ये राज मैं नहीं जानता, ज़रूर ये शख्स कोई जादूगर है जिसने हमारे आते ही लाश गायब कर दी। कमाल है भाई, ये भी मैं भी अब यही कहूँगी कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। कभी नहीं, मैं इसे हरगिज़ नहीं मानूंगा। तुम देख लेना, लाश जाहिर होकर रहेगी। मगर भाई, कहाँ से जाहिर होकर रहेगी? यहाँ तो कुछ भी नहीं। हबशी पानी लेने बाहर गया है और कोठरी बिल्कुल खाली है, यहाँ सिवाय हमारे और कोई भी नहीं। नाग हैरानी से बोला, जिंदगी में पहली बार हैरान होकर रह गया हूँ। मालूम होता है किसी ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, वरना ये कैसे हो सकता है कि एक लाश अभी अभी फर्श पर लेटी हो, उसके सिरहाने मोमबत्ती जल रही है और फिर एकदम से लाश गायब हो जाए। इसी बात पर तो हम हैरान हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस हबशी ने ज़रूर लाश को किसी जगह छुपा दिया है। हमें सारी कोठरी की तलाशी लेनी चाहिए। मगर भाई, कोठरी की तलाशी क्या लोगे? यहाँ तो सिवाय ये सामने वाले तख्त के और कुछ भी नहीं। तख्त के नीचे भी फर्श खाली साफ नजर आ रहा है। इतने में हबशी पानी लेकर अंदर आ गया। ये लो पानी पियो और तुम दोनों भाई इस कोने में सो सकते हो। तुम में से अगर कोई चाहे तो तख्त पर भी सो सकता है। अंबर ने कहा, नहीं जनाब, तख्त पर आप सोएं, हम ज़मीन पर ही रात बसर कर लेंगे। हबशी बोला, नहीं भाई, तुम लोग सो, मैं नहीं सोऊंगा। मैं रात को जाग कर देवताओं की इबादत किया करता हूँ। अंबर ने पूछा, क्या आप काहन हैं भाई साहब? काहन नहीं हूँ मियाँ, मैं एक मामूली किसान हूँ। यहाँ ज़मीन पर काश्त करता हूँ और इस कोठरी में रहता हूँ। कभी कभी जंगल से हिरन शिकार करके लेता हूँ और उसका गोश्त भून कर खा जाता हूँ। नाग ने कहा, आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हबशी ने कहा, कई सालों से रह रहा हूँ। मगर तुम लोग इस किस्म के सवाल मुझसे क्यों करते हो? तुम रात बसर करने आए हो, आराम से रात बसर करो और चले जाओ। अब सो जाओ और मुझसे ज़्यादा बातें करने की कोशिश ना करो। माफ़ी चाहते हैं। कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ सो, मैं बाहर चट्टान के पास जाकर देवताओं की इबादत करूँगा। हबशी उठकर कोठरी से बाहर चला गया। अंबर और नाग फिर लाश के बारे में आपस में बातें करने लगे। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा था, लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आता था कि लाश गायब कहाँ हो गई। उन्हें इतना पता चल गया था कि यह हबशी कोई जादूगर है और लाश के सर पर बैठकर कोई चिल्ला कर रहा है। मगर सवाल यह है कि उसने इन लोगों की कोठरी में आने की इजाज़त क्यों दे दी? शायद वो उनको अपने जाल में फंसाना चाहता है। बहरहाल वो सूरत हाल से परेशान थे। अंबर ने मारिया से कहा, मारिया बहन, तुम तख्त पर जाकर सो जाओ, हम खुद ही मालूम कर लगे कि लाश का राज क्या है और ये शख्स कौन है। मारिया बोली, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं भी तुम्हारे साथ ही बैठूंगी। अंबर बोला, नहीं मारिया, तुम थकी होगी, जाकर आराम करो, हम तुम्हारे पास हैं। अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हें जगा देंगे। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन तुम कहते हो तो सो जाती हूँ। मारिया तख्त पर जाकर आराम करने लगी। अंबर ने सरगोशी में नाग से कहा, नाग, तुम सांप की शक्ल में बाहर जाकर देखो कि ये हबशी बाहर चट्टान के पास क्या कर रहा है। बहुत अच्छा, अभी जाकर पता करता हूँ। नाग ने उसी वक्त सांप का रूप बदला और खिड़की में से रेंग कर बाहर चला गया। अंदर अंबर ने कोठरी का कोना कोना देख लिया। उसे लड़की की लाश कहीं दिखाई ना दी। वो खामोशी से दरी पर आकर बैठ गया। इतने में नाग जल्दी से रेंगता हुआ अंदर आया और आते ही इंसान की शक्ल बदल कर बोला, अंबर भाई, हबशी कहीं नहीं। ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो ये कहकर गया है कि वो चट्टान के पास बैठकर देवताओं की इबादत करेगा, लेकिन चट्टान के पास तो कोई नहीं है। हो सकता है वो नीचे चश्मे के किनारे बैठा हो, जाकर वहां देखो। नाग सांप बनकर एक बार फिर कोठरी से बाहर निकल गया।
वो चट्टान के करीब से घास पर रेंगता हुआ दूसरी तरफ चश्मे के किनारे आ गया। सफ़ेद पानी रात की खामोशी में आवाज़ पैदा करके उछल उछल कर बह रहा था। सांप ने इधर उधर यहाँ वहाँ चारों तरफ घूम फिर कर हबशी को तलाश किया, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। उसको तो जैसे ज़मीन खा गई। नाग वापस चलने के लिए मुड़ा ही था कि उसने देखा कि एक तरफ पत्थर की दीवार सी है जिसमें एक सुराख है। सांप दीवार के पास पहुंचा तो देखा वो भी एक छोटी सी कच्ची कोठली है। उस कोठली के दीवार में एक छोटा सा सुराख है जिसमें से हल्की रोशनी बाहर आ रही है। सांप दीवार पर चढ़कर उस सुराख के पास आया। अंदर वही लड़की की लाश ज़मीन पर पड़ी थी। सिरहाने एक मोमबत्ती जल रही थी और हबशी लाश के पाँव की तरफ बैठा आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। सांप वहाँ से भागता हुआ वापस अंबर के पास आया और उसे सब कुछ बताया। अंबर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंबर कोठली में से लपक कर बाहर निकला और भागता हुआ चश्मे की दूसरी जानिब छोटी कोठली के पास आकर रुक गया। फिर उसने पत्थरों को जोड़कर उस पर पाँव रखे और सुराख में से झांक कर अंदर देखा। अंदर कुछ भी नहीं था, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अंबर ने नीचे उतर कर कहा, नाग, अंदर तो सिवाय अंधेरे के और कुछ भी नहीं। मालूम होता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम्हारी अकल मारी गई है। सांप चक्कर खा गया, कहने लगा, अंबर भाई, मुझसे मेरे माँ बाप की कसम ले लो, मैंने अपनी आंखों से उस लड़की की लाश को अंदर ज़मीन पर लेटे और हबशी को उसके पाँव की तरफ बैठकर मंत्र पढ़ते देखा है। उसके सिराने वही मोमबत्ती जल रही थी, मगर अंदर तो कुछ भी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। जाकर एक बार फिर अपनी आंखों से देख लो, अंबर ने कहा। सांप जल्दी से दीवार पर चढ़कर सुराख में से झांकने लगा। उस वक्त वाकई अंदर कुछ नहीं था। कोठली में अंधेरा छाया हुआ था। न लाश थी, न मोमबत्ती जल रही थी और न हबशी बैठा मंत्र पढ़ रहा था। नाग नीचे आ गया। अंबर ने पूछा, अब बताओ, तुमने क्या देखा अंदर? सांप ने कहा, सचमुच अब अंदर कुछ भी नहीं। अंबर ने कहा, अगर अंदर कुछ बस है तो फिर यह हबशी कहाँ चला गया? वापस कोठली में चलो, कहीं मारिया को कोई नुकसान न पहुँच जाए। ये हबशी मुझे खतरनाक जादूगर लगता है। अंबर और नाग भागकर वापस अपनी कोठली में आए। अंबर और नाग मारिया को तख्त पर सोते देख नहीं सकते थे। उन्होंने तख्त पर जाकर सिरहाने की तरफ से मारिया के जिस्म को छूने की कोशिश की। अंबर का हाथ मारिया के सर पर और नाग का हाथ मारिया की गर्दन से टकराया। मारिया हड़बड़ा कर उठ बैठी। कौन बदतमीज़ है? अंबर ने कहा, हम हैं मारिया बहन, कोई बात नहीं, सो रहो। मारिया उठकर बैठ गई। नहीं, अब मैं सोऊंगी नहीं, मुझे बताओ क्या मामला है? हबशी कहाँ चला गया? अंबर और नाग ने हबशी के बारे में लाश की ताज़ा सूरत उसे बताई तो वो उठकर बैठ गई। क्या तुम सच कह रहे हो नाग भाई? हाँ मारिया बहन, मुझे सच कहना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे कबीले में अगर कोई झूठ बोले तो देवता उसके बदले उस तरह से लेते हैं कि उसे जिंदा आग में डाल दिया जाता है। नाग के इतना कहने पर मारिया और ज़्यादा हैरान हुई। उसने कहा, मैं भी चलकर देखती हूँ। अंबर ने झट कहा, नहीं नहीं मारिया, हमें इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम फिर किसी ख़तरनाक जाल में फंस जाएं। हमें बड़ी एहतियात से और समझ से काम लेना होगा। तुम आराम करो। नाग, तुम भी सो जाओ, सुबह उठकर पता करेंगे ये कौन सा राज है। मारिया और नाग सो गए। अंबर भी दरी पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। इतने में उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने भी जानबूझकर आंखें बंद कर लीं और यूं जाहिर किया जैसे वो सो रहा है। नाग सचमुच सो गया था। मारिया भी सो गई। उन दोनों के खराटों की हल्की हल्की आवाज़ कोठली में गूंजने लगी। अंबर ने एक आंख खोलकर देखा। हबशी दबे पांव चलता कोठली में दाखिल हुआ। उसके दोनों हाथ पीठ पर थे। अंबर हैरान हुआ कि ये शख्स छुप छुप कर अंदर क्यों आ रहा है। हबशी एक पल के लिए कोठली के दरवाजे पर खड़ा रहा और सोने वालों को देखता रहा। फिर वो दबे दबे अंबर की तरफ बढ़ा। अंबर ने आंखें बंद कर लीं। फिर कानी आंख से देखा कि हबशी नाग की तरफ बढ़ रहा है। नाग के करीब जाकर हबशी ने झुककर नाग के सीने पर सर रखा और एकदम पलटकर अंबर की तरफ देखा। अंबर ने आंखें आधी खोल रखी थी और बेसुध होकर सोने का बहाना कर रहा था। हबशी कदम चलकर अंबर के करीब आया। उसने यहाँ भी सर झुकाकर अंबर के सीने पर एक कान लगाकर कुछ सुना और फिर अंबर के पाँव की तरफ चला गया। अंबर कानी आंख से उसे देख रहा था और हैरान था कि ये शख्स क्या करना चाहता है। हबशी अब दोबारा अंबर के सिराने की तरफ आ गया। उसने झुककर अपना कान एक बार फिर अंबर के सीने से लगा दिया, जैसे उसके दिल की धड़कन सुनने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसने पूरी ताकत से अपने हाथ में छुपा हुआ खंजर निकालकर अंबर के सीने में घोंप दिया। दूसरे हाथ से उसने अंबर का मुंह बंद कर दिया, इस ख्याल से कि चीख की आवाज़ दूसरे आदमी को सुनाई दे। अंबर तो हैरान रह गया कि ये कमबख्त ने क्या किया। उधर हबशी हैरान रह गया क्योंकि खंजर अंबर के सीने में घुस गया।
मगर ना तो खून निकला और ना अंबर एक पल के लिए तड़पा था। उसकी आंख भी नहीं खुली थी। हबशी ने एक बार फिर अंबर के सीने में खंजर उतारा, फिर भी खून ना निकला और ना अंबर की आंख खुली। अब हबशी ने बार बार खंजर चलाना शुरू कर दिया। अंबर ने उचक कर हबशी का हाथ पकड़ लिया। हबशी ने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर अंबर के हाथ ने हबशी के हाथ को यूं पकड़ रखा था जैसे किसी शिकंजे में आकर फंस गया हो। हबशी को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका हाथ किसी बहुत बड़ी चट्टान के नीचे आ गया है। हबशी ने जोर से अंबर के सर में टक्कर मारी। अंबर ने नाग को आवाज दी, नाग खबरदार हो जाओ। नाग ने उठकर देखा कि हबशी और अंबर आपस में लड़ते हुए गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। उसने फुनकार मारकर उसी वक्त सांप की जोन बदल ली और हबशी को डसने के लिए आगे बढ़ा। अंबर ने जोर से कहा, नाग ये काम ना करना, डसना नहीं, इससे बहुत कुछ मालूम करना है, इसे जिंदा रहने दो। सांप फिर से इंसान की शक्ल में आ गया। उसने हबशी को काबू में करना चाहा, मगर वो तो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। बड़ा हट्टा कट्टा और मोटा ताज़ा था। वो अंबर और नाग की गिरफ्त से निकल कर भाग रहा था। इस अफरा तफरी और शोर में मारिया की आंख खुल गई। वो सारी सूरत हाल को समझ गई। उसने फर्श पर पड़े हुए खंजर को उठाया और चुपके से पीछे आकर हबशी की गर्दन पर वार करने ही वाली थी कि अंबर ने मारिया का कंधा अपने कंधे से लगता महसूस करके कहा, मारिया, इसे मारने की कोशिश ना करना, इससे बहुत कुछ राज मालूम करने हैं। मगर अंबर भाई, ये तुम्हें मार रहा है, ये मुझे नहीं मार सकता, अभी इसका मिजाज दुरुस्त हो जाएगा। हबशी कोठली में एक औरत, ऐसी औरत की आवाज़ सुनकर दंग रह गया जो उसे कोठली में कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने घबरा कर इधर उधर देखा। मारिया ने आगे बढ़कर खंजर हबशी की गर्दन पर रखकर कहा, खबरदार, अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं इसी वक्त तुम्हें हलाक कर दूंगी। मैं इस जंगल का भूत हूँ और इन दो भाइयों की मदद को आई हूँ। हबशी ने हंसकर कहा, मैं तुमको ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे। अगर तुम भूत हो तो मैं भी भूतों की माँ हूँ। हबशी ने ज़ोर से फुनकार मारी। उसके मुंह से एक ज़बरदस्त शोला सा निकला और अगर मारिया जल्दी से नीचे न बैठ जाती तो वो ज़रूर आग में भस्म होकर रह जाती। अंबर और नाग भी परे हट गए। हबशी ने मौका गनीमत जाना और छलांग लगाकर कोठली के दरवाजे में से बाहर कूदा और जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। अंबर और नाग हबशी के पीछे बाहर को भागे। वादी में हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। हबशी जादूगर न जाने कहाँ जाकर गायब हो गया था। दोनों उसे तलाश करते करते थक गए तो नाग ने कहा, हमें तलाशी छोड़ देनी चाहिए। मारिया झोंपड़ी में अकेली है, कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। वो वापस कोठली में आ गए। मारिया वहीं बैठी थी। रात अब ढलनी शुरू हो गई। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है अब हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए। ख्वामख्वाह की मुसीबतों में फंसना कोई अच्छी बात नहीं। अंबर ने कहा, ठीक है, हम अभी यहाँ से रवाना होते हैं, लेकिन हमें घोड़े अभी हासिल नहीं हुए। क्यों मारिया, तुम पैदल सफ़र कर सकोगी? मारिया बोली, अभी मैं ताज़ा दम हूँ, मैं पैदल चल सकती हूँ। कोठी से निकलकर उन्होंने जंगल में सफ़र शुरू कर दिया। अभी वो थोड़ी दूर गए होंगे कि उन्होंने किसी लड़की के कराहने की आवाज़ सुनी। सुबह की हल्की हल्की रोशनी अब नमदार होना शुरू हो गई थी। नाग ने कहा, ये कौन औरत कराह रही है? मालूम होता है जैसे बड़ी तकलीफ में है। मारिया बोली, चल कर देखना चाहिए, आवाज़ इन दरख्तों के पीछे से आ रही है। नाग बोला, आहिस्ता बात करो, तुम लोग इसी जगह बैठकर छुप जाओ, मैं जाकर मालूम करता हूँ कि किस्सा क्या है। हो सकता है यहाँ भी कोई खतरनाक जाल बिछा हो। नाग ने सांप का रूप बदला और घास में से रेंगता हुआ उन दरख्तों की दूसरी तरफ आ गया जहाँ से औरत के कराहने की आवाज़ आ रही थी। सांप ने दरख्तों के पीछे से सर निकाला ही था कि क्या देखता है कि सामने वही लड़की की लाश घास पर पड़ी है। उसके सिराने रखी मोमबत्ती बुझ गई है और वो आहिस्ता आहिस्ता कराह रही है। सांप भागकर अंबर के पास आया और इंसान की शक्ल में आकर बोला, जल्दी चलो अंबर, वही लड़की लेटी है। लड़की या उसकी लाश, दोनों ही हैं, जल्दी चलो। अंबर, नाग और मारिया भागते हुए दरख्तों के पार गए। वहाँ एक लंबे काले बालों वाले और भोले भाले चेहरे वाली लड़की घास पर लेटी कराह रही थी। उसके सिराने की मोमबत्ती बुझ चुकी थी। अंबर ने उसके सर पर हाथ रखकर गौर से देखा। लड़की की आंखें बंद थीं। अंबर ने उंगलियों से उसकी आंखें खोली। वो बिल्कुल सफ़ेद हो रही थी। लड़की का जिस्म लाश की तरह ठंडा था, मगर वो जिंदा थी। अंबर ने उसे आवाज़ देकर पूछा, वो कौन है और यहाँ उसे कौन डाल गया? लड़की ने अपने जिस्म की पूरी ताकत लगाकर कहा, वो जिन भूत। लड़की बेहोश हो गई। अंबर ने कहा, इस लड़की पर उस मकार वैशी जादूगर ने जादू कर रखा था, अब वो इसके असर से निकल गई है। मेरा ख्याल है हबशी जादूगर का जादू टूट गया है। मारिया ने कहा, खुदा के लिए इस लड़की को बचा लो मेरे भाई। ऐसा ही कर रहा हूँ मारिया, तुम घबराओ नहीं। जाकर जल्दी से सुर्ख घास के पत्ते तोड़ लाओ। मारिया जल्दी से जंगल में गई और एक जगह से
सुर्ख घास का गुच्छा तोड़कर ले आई। अंबर ने उस घास को पत्थरों से कुचलकर बेहोश लड़की के माथे पर लगा दिया। कुचली हुई घास के 2-3 कतरे फिसलकर लड़की के होंठों पर आ गए। लड़की ने आहिस्ता से आंखें खोल दी। हम कहाँ हैं? अंबर ने कहा, तुम अपने भाइयों के पास हो, घबराओ नहीं। लड़की ने फिर आंखें बंद कर लीं। अंबर और नाग ने लड़की के पांव पर मालिश शुरू कर दी। दोपहर की गर्म धूप में लड़की की तबीयत बहाल हो गई। अंबर ने उसे जंगली फलों का रस पिलाया। लड़की तंदुरुस्त होकर बैठ गई। अंबर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बहन, और तुम इस जादूगर के कब्जे में कैसे आ गई? लड़की ने कहा, मेरा नाम हेलेना है। मैं एक रोमन ताजर की बेटी हूँ जो अरागोस में रहता है। ये जादूगर एक औरत का भेष बदलकर मेरे घर में घुसकर मुझे वरगला कर यहाँ ले आया। इसने मुझे 10 रोज बेहोश रखा। वो सारी रात मेरे सिराने और पांती खड़े होकर मंत्र पढ़ता रहता। वो मुझ पर कोई खास चिल्ला कर रहा था और चिल्ले के आखिरी रोज से मेरी गर्दन काटकर मेरा सारा खून पी जाना था। ये एक रोज इसने मेरे सिराने खड़े होकर किया था, जिसे मैंने बेहोशी में भी सुन लिया। खुदा का शुक्र है कि आप लोग आ गए और मेरी जान बच गई। अंबर ने कहा, मगर हमने तुम्हारी जान नहीं बचाई, तुम तो कोठरी से गायब हो गई थी। हेलेना बोली, शायद आपको मालूम नहीं कि जब आप पर जादूगर ने जादू किया तो मैं उसी कोठरी में थी, मगर आप मुझे नहीं देख सकते थे। जादूगर का जादू टूट गया जब इसका वार आप पर असर न कर सका। उस वक्त वो आग में जलता हुआ जंगल में भागा। उसने जादू के जोर से मुझे भी यहाँ बुला लिया, मगर वो मेरी आंखों के सामने जलकर राख हो गया और उसके जिस्म की राख हवा में उड़ गई। नाग ने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ बहन, अगर तुम अपने माँ बाप के पास जाना चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। अंबर ने कहा, हाँ बहन, इत्तेफाक से हम भी अरागोस शहर की तरफ जा रहे हैं। वो दिन और शाम उन्होंने जंगल में आराम किया। अंबर ने कहा, अब हमारा लिए ज़रूरी है कि कहीं से किसी बैलगाड़ी या घोड़े का इंतज़ाम हो जाए, क्योंकि ये बीमार लड़की अभी पैदल सफ़र नहीं कर सकती। नाग बोला, मगर यहाँ सवारी कहाँ से आएगी? हेलेना ने कहा, भाई आप परेशान ना हो, यहाँ से थोड़े फासले पर एक गार में जादूगर ने अपनी एक गाड़ी रखी हुई है जिसे 4 घोड़े चलाते हैं। हम वो गाड़ी ले जा सकते हैं। अंबर ने कहा, क्या वो गाड़ी अभी तक खो में मौजूद होगी? क्यों नहीं? क्या जादूगर के मर जाने से वो जादू की गाड़ी गायब नहीं होगी? मेरा ख्याल है वो जादू की गाड़ी नहीं थी, वो ज़रूर खो में उसी तरह पड़ी होगी। अभी चलकर देख लेते हैं, नाग ने कहा। वो लोग उस पहाड़ की तरफ चले जिसकी खो में जादूगर की घोड़ा गाड़ी थी। थोड़े फासले पर यह गार सामने आ गया। खो के दरवाजे पर घास काट कर डाल दी गई थी। हेलेना नाग और अंबर को लेकर गार की खो में आ गई। मारिया से उसका तारुफ नहीं करवाया गया था। अंबर ने मारिया से कह दिया था कि जितनी देर हेलेना साथ है, उन्हें डर था कि हेलेना डर जाएगी, इसलिए उसे बोलने से मना कर दिया। गार में दाखिल होकर वो बाएं तरफ को घूमे तो उन्हें घोड़े के हुनहुनाने की आवाज़ सुनाई दी। अंबर और नाग के चेहरों पर रौनक आ गई। लड़की ने कहा, देखा, मैं ना कहती थी कि घोड़ा गाड़ी ज़रूर गार में मौजूद होगी। उन्होंने देखा कि एक तरफ 4 घोड़े बड़े मज़े से घास खा रहे थे। पास ही गाड़ी खड़ी थी। अंबर और नाग मिलकर घोड़े और गाड़ी को बाहर ले आए। जंगल में आकर उन्होंने घोड़ों को गाड़ी के आगे जोता, गाड़ी पर सबको सवार कराया और वो बड़ी तेज़ी से गाड़ी को लिए अरागोस शहर की तरफ रवाना हो गए। दिन भर वो मैदानों और जंगलों में सफ़र करते रहे। अभी शाम नहीं हुई थी कि वो अरागोस शहर में दाखिल हो गए। हेलेना उन्हें अपने साथ लेकर अपने माँ बाप के पास घर आ गई। ये मकान एक बड़ी सी हवेली में था जिसकी डेड़ी पर नौकर पहरा दे रहे थे। हेलेना की माँ और बाप ने अपनी बिछड़ी हुई बेटी को देखा तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। हेलेना ने कहा कि अगर अंबर और नाग ना होते तो वह जादूगर के पंजे से कभी नहीं छूट सकती थी। हेलेना के बाप और माँ ने अंबर और नाग का माथा चूमकर उसका शुक्रिया अदा किया। वो रात उन्होंने हेलेना के मकान की छत पर बड़े मज़े से सोकर गुजारी। सुबह को उन्हें फिर सफ़र पर चलना था। उनका बादबानी जहाज़ बहुत दूर दरिया के किनारे खड़ा था और ख़जाना करीबी एक दरख्त की छाँव में दफन उनकी राह देख रहा था। उन्हें यह भी डर था कि कहीं उनका ख़जाना और बादबानी जहाज़ डाकू ना लूट कर ले जाएं, क्योंकि इससे पहले उनके साथ ऐसा ही हुआ था। अरागोस शहर से निकलकर अंबर, नाग और मारिया ने बादबानी जहाज़ वाले दरिया की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।